जैसी घातक बीमारी में पत्नी को खोया। इसके बाद कुछ दिनों बाद जो है आपके इकलौते पुत्र को भी आपने खो दिया। हम गुरु जी से जुड़े रहे और दुख तो लगता ही है इसमें, ऐसा नहीं है। तो आंटी तो ठीक है, वो हमने सह गए, पुत्र में जरा हमें थोड़ा सा दुख लगा। देखें, रमेश रैकवार जी थे, जे बताते बताते भावुक हो गए कि आपका स्वास्थ्य विभाग में आने का उद्देश्य क्या रहा। अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये क्या उद्देश्य की क्यों नौकरी केवल होती है पगार के लिए और सेवा होती दिन रात तब। इसके बाद हमारा बहुत जीवन में इतना मतलब ऐसा संघर्ष आया कि हम अंधे हो गए, हमें कुछ दिख नहीं रहा था क्या करें। तो कुछ दिन तो हमें लग रहा कि हम भी जीवन से अपनी लीला समाप्त करने हैं। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मेरी सेवा रहेगी। 25 साल पहले सब डॉक्टर एमडी थे, सब पीजी वाले थे, सर्जन थे, एमडी थे, हड्डी वाले डॉक्टर थे, मैडम राजू मैडम थी। प्रेसिडेंट बोले ऑटो पलटाई, खाना छोड़ के हम भाग गए। कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि दीन दुखियों की सेवा, समाज की सेवा, मतलब परमात्मा की सेवा। और ऐसे कर्मचारी जो होते हैं जो कार्य न करने वाले, इनका अंत में बड़ा वो होता है। यहाँ के सिविल अस्पताल शिक्षा बना है, 100 बेड का बनना चाहिए। यहाँ कोई सर्जन भी नहीं है, हड्डी वाले डॉक्टर भी नहीं है, कोई एमडी नहीं है। महिलाओं रहती, कोई गाँव में मैडम होती तो महिला कितनी मतलब सुकून रहती। निश्चित रूप से लंबे समय से जनमानस की मांग है कि यहाँ पर सिविल अस्पताल बने, सुंदर व्यवस्थाएं हों। यही इनकी मंशा भी है कि जैसे अपने यहाँ सीटी स्कैन नहीं है, जरा सी चोट में वहाँ पन्ना कटनी जाता है, मतलब मरीज को देखो, माँ का देखो, भाई का देखो, अपनी पत्नी का देखो, अपने बच्चों का देखो कि हमें ये इंतजार करें हमारे शाम के पापा आएंगे। और जब तुम इस तरह की गतिविधियाँ तुम्हारी रहेंगी, नशा पत्ती, हेलमेट ही पहनना। कि आपके पीछे आपके माता पिता होते हैं। आप इस उद्देश्य से वाहन चलाएं कि हमारे घर में भी कोई इंतजार कर रहा है हमारा, नहीं तो नशा में कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। मैं हूं राजदीप गोस्वामी। इस समय अमानगंज क्षेत्र शहर संपूर्ण जिले में एक ऐसे नाम की चर्चा है जिनके हर काम के आगे एवं पीछे केवल सेवा भाव मकसद होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। मैं हूं राजदीप गोस्वामी। इस समय अमानगंज क्षेत्र शहर संपूर्ण जिले में एक ऐसे नाम की चर्चा है जिनके हर काम के आगे एवं पीछे केवल सेवा भाव मकसद होता है, जिनका नाम है रमेश रैकवार, जिनको लोग रमेश कंपाउंडर के नाम से लोग पहचानते हैं। जो इनका अभी विगत दिनों रिटायरमेंट हुआ, जिनके रिटायरमेंट होने से संपूर्ण अमानगंज क्षेत्र शहर जिले में दुख का माहौल कहना चाहिए, क्योंकि इनके रिटायरमेंट होने से अमानगंज अस्पताल में जो जो सेवा देते थे, उस सेवा को लोग याद कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। सबसे पहले उनसे हम जानेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही। जन की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। आप लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ जो पधारे हैं, तो हम आप लोगों को बहुत बहुत जो अमूल्य समय दिया है, उसके लिए हम आपको आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा याद बनी रहेगी। हमारा जीवन परिचय पन्ना, आगरा मोहल्ला पन्ना श्रीनगर के अनुमान में हुआ है। हम लोग, हमारे पिताजी धार्मिक थे, माताजी धार्मिक थे। हमारे पिताजी ने मंदिर बनवाए और मोहल्ले में बहुत पूजा पाठ की उन्हें। हम लोग 4 भाई 3 बहनें थे और समय गुजरता रहा, चलता रहा। अब भाई ना पढ़ पाए, कुछ बहनें ना पढ़ पाई, घर में इतनी परिस्थितियाँ खराब थी कि, लेकिन हमने पढ़ाई की 5वीं तक। फिर कुछ कारणवश हमारी किताब न रही, हमने पढ़ाई छोड़ दी। फिर साल 6 महीने हमारे यहाँ कोई किराएदार प्रोफेसर साहब आए। उन्होंने हमें देखा कि ये लड़का तो बड़ा ईमानदार है, कानसूर है, तो तुम पढ़ते क्यों नहीं है। हमने मना किया, लेकिन वो नहीं, हमको प्रेम से लगा गए और हमको 5वीं क्लास में एडमिशन कराया। तो 5वीं क्लास में एडमिशन तो हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को काफ़ी हमारा सहयोग किया, क्योंकि हम उनको गुरु मानते थे। वो कहते थे, भाई हमारी थोड़ी सब्जी ला देना शाम के। हम वहाँ पहुँच जाते साइकिल से और सब्जी ला देते थे। किसी गुरु ने कहा हमारा तो स्टोव सुधरा देना, हम वो, तो हम लोगों को इतना स्नेह मिला कि हम लोग मॉनिटर बना दिया। और कहते थे, बेटे तुम्हारे पास फीस नहीं है, मत दो, हमारे पास पढ़ने आ जाओ, हम आपको पढ़ाएंगे। हम अच्छी डिवीजन से 5वीं क्लास 8वीं क्लास पढ़ी।
फिर हम हाई सेकेंडरी आए। हाई सेकेंडरी में अपने हमने रात दिन सेवा की। परिस्थितियाँ ख़राब थी, घर में इतना खर्च नहीं उठा पा रहे थे पिताजी। हम लकड़ी लेने जाते साइकिल से, फिर 5 रुपए की बेचते थे। उसमें हमारा काफ़ी किताब खर्च हम उसमें चला रहे थे और जीवन में हमने संघर्ष किया, मतलब कभी हार नहीं मानी। हुँ। अच्छा, फिर हम कॉलेज एडमिशन हुआ, तो हम कॉलेज पढ़ने लगे, लेकिन एक हमारे यहाँ किराएदार बाबूजी थे, वो कहते कि आपके पिताजी की इतनी नहीं उठा पा रहा है खर्च, इसलिए आप कुछ कुछ नौकरी वगैरह करो। उन्होंने हमको सलाह दी, हमने फार्म डाला, हमारा सागर से अपॉइंटमेंट हुआ पन्ना जिला चिकित्सालय में। हम 4 क्लास वार्ड बॉय रहे, फिर 3 साल तक हम वहाँ रहे। फिर हमारे अधिकारियों ने इतना हमें इसने प्रेम दिया कि हम प्रमोशन कर दिया हमारा, हम अमानगंज में आ गए सन 88 में। 88 में आ गए। इसके बाद यहाँ हमने कार्य देखा, हम धीरे-धीरे सबके समाने लगे, सबके हृदय में समाने लगे, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य ही था कि हमें सेवा करना है सबकी। हमारा कुछ धन नहीं चाहना है, हमारे अंदर एक जीवन में अभिमान नहीं आया कभी कि आज हम पद में हैं, हम ऐसा करें, वैसा करें, और हम सबको अपने हर स्तर से हम हैंडल कर लेते। आपके जीवन में अनेकों अनेक उतार-चढ़ाव आए। आपने लंबी बीमारी में कैंसर जैसी घातक बीमारी में पत्नी को खोया, इसके बाद कुछ दिनों बाद जो है आपके इकलौते पुत्र को भी आपने खो दिया। इन सब जीवन के उतार-चढ़ाव के बीच फिर भी आप सेवा भाव के प्रति आपकी जो आस्था थी वो नहीं डूबी। तो कैसा क्या रहा इन सब हादसों के बीच भी आप सेवा करते रहे? हम गुरुजी से जुड़े रहे और दुःख तो लगता ही है इसमें, ऐसा नहीं है। तो आंटी तो ठीक है, वो हमने सह गए। पुत्र में ज़रा हमें थोड़ा-सा दुःख लगा, लेकिन हमने धैर्य नहीं खोया। हम फिर भी, हमारे गुरुजी कहते कि तुमको सेवा करो, इसमें तुम्हारा जो हम फल हम देने वाले हैं। तो हम सेवा में तत्पर तैयार रहे। हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि पुत्र शोक में हम डूब जाएँ, और हम हमारे गुरुजनों लोगों को, हमारे जितने मेडिकल अफ़सर हैं, उनको बड़ा स्नेह प्रेम मिलता रहा। हमें समाज से स्नेह प्रेम मिलता रहा, हमें मीडिया प्रभारी से स्नेह मिलता रहा। ऐसा नहीं किसी ने हमारा अपमान नहीं किया, तो हम इसमें हिम्मत हमारी टूटी नहीं है और हम आगे बढ़ते रहे। देखें, रमेश रैकवार जी थे, जे बताते-बताते भावुक हो गए, क्योंकि इन्होंने निश्चित रूप से इन सब हादसों को झेलने के बाद भी इन्होंने सेवा करनी नहीं छोड़ी। चाहे दिन हो या रात हो, सेवा का भाव हमेशा इनके अंदर रहा। आगे भी यह सेवा कर रहे हैं। पूछना चाहते हैं आपसे कि आपका स्वास्थ्य विभाग में आने का उद्देश्य क्या रहा? अच्छा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये क्योंकि सबके ये प्रश्न नहीं होता, क्योंकि हमारी सेवा भावना शुरू से थी, और ये सेवा हर किसी की बात नहीं है। इसमें बड़ा त्याग रहता है, तप होना चाहिए। तप ऐसा होना चाहिए कि इंसान के अंदर जीवन में तप नहीं है तो खुश नहीं है ना? तो हमारा उद्देश्य का सेवा करना है, तो हमको अगर सेवा का मौका मिला, तो हम तन मन से सेवा क्यों ना करें? नौकरी अलग चीज़ है, सेवा अलग चीज़ है। नौकरी केवल होती है पगार के लिए, और सेवा होती है दिन-रात तपने के लिए। आपने जीवन में बहुत उतार-चढ़ाव देखे, सेवा काल में आपने अपनी पत्नी को खोया, इकलौते पुत्र को खोया। जी। कहीं आपको बीच में ये नहीं लगा कि बस अब यहीं रुक जाना चाहिए? शेष जीवन भक्ति भाव या मन आपका डगमगाया हो कहीं? नहीं, पत्नी तो विधि को विधाता है वो तो, सभी के जीवन में दुःख आते हैं, पर पत्नी का हमने बहुत इलाज किया, पर ऊपर वाले के हाथ में नहीं था, तो चली गई। चलो, हमने कहा एक बच्चा है, उसके सहारे जी जाएँगे, तो बच्चे की शादी कर दी, है ना? बहू घर में आ गई, लेकिन कुछ कारणवश और वो ना रह पा, विवाद में बच्चे ने अपने खो खत्म दिया हो हमने, गया। हाँ, बच्चे को खो दिया। इसके बाद हमारा बहुत जीवन में इतना मतलब ऐसा संघर्ष आया कि हम अंधे हो गए। हमें कुछ दिख नहीं रहा था क्या करें? तो कुछ दिन तो हमें लग रहा कि हम भी जीवन से अपनी लीला समाप्त कर लें, पर हम गुरुजी को मानते हैं, उनकी पूजा-पाठ करते हैं, तो उन्होंने आत्मभाव से कहा, तुमने हमने तुमको भेजा है तुम्हें सेवा के लिए। ये पारिवारिक जीवन में मत उलझो, तुम मोह में मत उलझो, तुम तो अपनी सेवा करो। हमें थोड़ा-सा साहस मिला, हमने शरीर का, अपने हृदय को धैर्य बनाया, और हम सेवा में लग गए। ये बताइए कि भविष्य में आप इस संस्था में और आगे भी सेवा देने वाले हैं कि आपका गृह नगर पन्ना है, कि पन्ना जाकर के सेवा देंगे? नहीं, नहीं, हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हम यहाँ के नगर की, जो इतने अच्छे लोग हैं यहाँ के, कि हमको उन्हें बड़ा प्यार दिया है। हम ये नगर नहीं छोड़ेंगे। हम तो
आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, जब तक मेरी साँस रहेगी, तब तक मेरी सेवा रहेगी। हुँ। और हम दिन-रात अ, अब ये बताओ आप लोगों की कृपा से हम कितने फिट-फाट हैं। हमें तो जीवन में ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ बीमारी हो जानी चाहिए, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है, तो हम कैसे वो छोड़ देंगे? और हमारा उद्देश्य केवल सेवा भाव है बस। रमेश जी, अभी आप सरकारी नौकरी में थे, यहीं पे पदस्थ थे, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। क्या सेवानिवृत्त होने के बाद प्रशासन से या विभाग से कुछ ऐसी माँग करना चाहते हैं कि जहाँ पर जिसके अभाव में आपने अमानगंज में काम किया हो? तो ऐसी कोई माँग है आपकी कि यहाँ पे ये व्यवस्था होना चाहिए, ये सुविधा होना चाहिए? देखिए, पहले आज से 25 साल पहले सब डॉक्टर एमडी थे, सब पीजी वाले थे, सर्जन थे, एमडी थे, हड्डी वाले डॉक्टर थे और मैडम जानुनी मैडम थी, हमने हमारे साथ थे और सब डिग्री डॉक्टर थे, 7 डॉक्टर। आज केवल डॉक्टर 2 ही रह गए हैं। अच्छा, एक डॉक्टर देखिए बीएमओ साहब है अमित मिश्रा जी, तो वो ब्लॉक संवारते। अब वहाँ ओपीडी में कोई नहीं रहता है, पाठक जी है वही थोड़ी देखते हैं। लेकिन उतने वो डॉक्टर नहीं है जो अच्छे ढंग से सेवा दे पाए, तो कमी तो है। आज कमी स्टाफ की भी है। आज हम 15 साल से अकेले झेल रहे हैं, 15 साल से अकेले झेल रहे हैं। चाहते तो 3 होते तो हम अपनी आराम करते, लेकिन हमने हार नहीं मानी अपने जी, जीवन में। जी, जी। हम अपने काम में डटे रहे। अगर कभी 2 बजे हम ड्यूटी पे आए और एक्सीडेंट आया, बोले ऑटो पलट आई, तो हमने खाना छोड़ के हम भाग गए। बहुत सही बात कही आपने। यहाँ पर देखा जाता है कि हादसे होते हैं, घटनाएँ होती हैं, तो आप 24 हावर्स सेवा देते हैं। ड्यूटी से हट के भी आप सेवाएँ देते हैं। इसीलिए आपको लोग याद करते हैं कि अब आपका रिटायरमेंट हो गया है, तो नगर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब क्या होगा आगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमानगंज में कोई ऐसे हादसे हो जाएँगे, परिवार में घटनाएँ, बीमार-ताप। तो लोगों में एक चर्चा है कि आगे रमेश जी यहाँ पर सेवाएँ दे रहे हैं, आगे शेष अपना जीवन जो बचा है कि ये पन्ना में बिताएँगे अपना जीवन, कौन से क्षेत्र में जाना चाहते हैं, राजनैतिक क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, सामाजिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र के माध्यम से इसी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हम ये बताएँ आपसे कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम यही सेवा देंगे क्योंकि लोग हमें इतना प्रेम प्यार मिला है, हम कैसे छोड़ सकते? और हमारे उद्देश्य ये है कि रिटायर शासन ने किया है, सेवानिवृत्त शासन ने किया है। आप लोगों के हृदय बसे हैं। जी, जी। अभी भी हम आधी रात में बुलाओगे तो हम तैयार हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही केवल है गरीबों की हित में रहना और दुखियों को सेवा करना, हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। जी। बिल्कुल निश्चित रूप से हमारे महापुरुषों ने कहा है कि दीन दुखियों की सेवा, समाज की सेवा मतलब परमात्मा की सेवा। लेकिन ऐसे कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो सरकारी नौकरी में सेवा के रूप में पदस्थ हैं, लापरवाहियाँ करते हैं, अपनी ड्यूटी ज़िम्मेदारी से बाखूबी से नहीं निभा पाते? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। इसमें क्या है, कुछ लोग ड्यूटी नौकरी भर करते हैं। उन्हें 8 घंटा करा बोले अस्पताल में या कुछ भी हो जाए, आग लग जाए, कुछ हम इसकी जवाबदारी खत्म। हम फिर कल सुबह 8 बजे आएँगे। ज़िम्मेदारी नहीं रहती, केवल उनको टाइम का था। और ऐसे कर्मचारी जो होते हैं, जो कार्य ना करने वाले, इनका अंत में बड़ा वो होता है। कहीं आप लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाते हैं और आपकी कई प्रकार की बाधा हो सकती हैं। आपको जीवन में शिकायतें हो सकती हैं। आप समाज के प्रति आपको केवल एक इंसान तो हो, लेकिन सेवा भावना नहीं है आपके अंदर। केवल आपका जितनी पगार उतना काम कर रहे हो बस। जी, जी। क्या सुविधाएँ चाहिए मानगंज ये सीएससी में कि लोगों को मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानियाँ ना आए, उनको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े? नहीं, महाराज जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किए। आपके भाव के प्रति है, समाज के प्रति की व्यवस्था का कमी है। देखिए, ये तो जंक्शन है यहाँ पर। इतने मरीज शायद किसी सीएचसी में समुदाय स्वास्थ्य में पहुँचते हो। तो पवई में है, कटनी लगा हुआ है, देवेंद्र सतना लगा हुआ है, अलीगढ़ में और उत्तर प्रदेश लगा। पर यहाँ सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं और ये तो कहीं जाके सिविल अस्पताल से ऊँचा बना है, 100 बेड का बनना चाहिए। यहाँ ची क्योंकि मरीज आते हैं बेचारे, ज़रा-ज़रा काम गरीब मरीज पन्ना रेफर हो जाते, ज़रा-ज़रा से काम में कितना महँगा पड़ता है उनको। यहाँ कोई सर्जन भी नहीं है, हड्डी वाले डॉक्टर भी नहीं है, कोई एमडी नहीं है। महिलाओं रहती, कोई गाँव में मैडम होती तो महिला कितनी मतलब सुकून रहती। एक महिला का अगर वहाँ जाना तो 1000 रुपए खर्च हो जाता उसको, गरीब महिला को। तो उसमें कमी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमी की पूर्ति प्रशासन हम यही निवेदन करेंगे कि यहाँ अगर सिविल अस्पताल हो जाए तो काफ़ी सुविधा जनता को मिलने लगे।
ये है रमेश जी की पीड़ा कि यहाँ पर निश्चित रूप से लंबे समय से जनमानस की मांग है कि यहाँ पर सिविल अस्पताल बने, सुंदर व्यवस्थाएं हों। यही इनकी मंशा भी है कि अमानगंज में एक महिला डॉक्टर भी होना चाहिए, ताकि महिलाएं देखिए अब दर-दर भटकती हैं, लंबी बीमारी में प्रसूति महिलाएं हैं, कटनी, जिला अस्पताल, रीवा इत्यादि इत्यादि महानगरों की ओर पलायन करके उनको इलाज करवाना पड़ता है, जहाँ पर अर्थ के अभाव में भी कुछ महिलाएं दम तोड़ देती हैं। इसलिए महिला डॉक्टर की भी मांग की है रमेश जी ने। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं आप। आगे ये बताइए कि अमानगंज अस्पताल में आपने कम संसाधन के बीच में काम किया। हाँ। कौन सी मशीन की आवश्यकता है? कौन से संसाधन की आवश्यकता है? देखिए महाराज जी, जब सिविल हॉस्पिटल हो जाएगा तो सब डिग्री वाले डॉक्टर यहाँ हो जाएंगे सब, एमडी, सर्जन। और आज हम ओटी का चार्ज ले हुए थे, हमको 20 साल हो गए, लेकिन ओटी में कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ। 20 साल पहले तो खूब ऑपरेशन करा हम लोग, हाइड्रोसील, हर्निया, हर ऑपरेशन। हमारे सर्जन थे, जब से वो सर्जन आए नहीं है ओटी बंद पड़ी। अच्छा, इसके बाद यहाँ जो कमी है, अगर स्टाफ आ जाए, जैसे अपने यहाँ सीटी स्कैन नहीं है, जरा सी चोट में वहाँ पन्ना कटनी जाता है, मतलब मरीज, उसको कितना भार पड़ता है, उसका 2-5 हज़ार रुपये से कम भार नहीं पड़ता। गरीब जिसके पास 1,000 रुपये कमाई तो 5 कैसे खर्च कर पाएगा। तो जैसे सीटी स्कैन हो, एक्सरे मशीन है, और अच्छे अच्छे यहाँ स्पेशली साधनों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, और मशीन वगैरह सीटी स्कैन खुल जाए तो काफ़ी मरीज का सुविधा मिल जाए। निश्चित रूप से आज की दौर में देखा जा रहा है कि काफी एक्सीडेंट होते हैं। लापरवाह पूर्ण तरीके से चलाने वाले वाहन चालकों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, आप आप जो है, हम लोग जाते हैं, हम कि 1 किलोमीटर जाएँ अपन, हेलमेट लगा जाए, हेलमेट आपका बहुत अनिवार्य है। ये पुलिस ये नहीं कहती कि हमारी वो है, हम आपको दंड लगा रहे हैं। पुलिस हम आप लोगों को सुरक्षा के लिए खड़ी है कि हेलमेट लगाइए और बिना नशे के चलिए। और आजकल अपने यहाँ जो वर्तमान युग हो रहा है, ये नशा का ज़्यादा प्रभाव है। तो नशे में इंसान किसी भी समय में गिर जाता है। आज ही एक नशा में आदमी आया मेरे पास, बोले वहाँ कोई नहीं है, और हमने उसको अच्छे टाँके लगाए, उसको धैर्य बनाया, वो घर चला गया। और अगर वो हेलमेट पहने होता, उसको ज़रा भी चोट ना आती। वो तो अच्छा रहा कि वो बच गया है, नहीं तो रात में पड़ा रहता कहीं, वो ख़त्म भी हो सकता था। तो हमारे दौर में ये जितने भी एक्सीडेंट आए हैं, पहला कारण नशा, दूसरा कारण हेलमेट ना पहनना। तो ये ऐसी गतिविधियाँ आती हैं जीबीएम में, हम लोग समझाते हैं कि बेटा देखो, माँ का देखो, भाई का देखो, अपनी पत्नी का देखो, अपने बच्चों का देखो, कि हमें ये इंतज़ार करें हमारे शाम के पापा आएँगे, और जब तुम इस तरह की गतिविधियाँ तुम्हारी रहेंगी, नशा पत्ती, हेलमेट ही पहनना है, तो उसमें तो गंभीर, तो उन पे क्या बीतती। तुम तो चले गए, पूरे परिवार का बर्बाद करके चले गए। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हेलमेट पहने और बिना नशा के वाहन चलाएं। निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि आपके पीछे आपके माता-पिता होते हैं, जो आप कहीं निकलते हैं वाहन लेकर के, आप इस उद्देश्य से वाहन चलाएँ कि हमारे घर में भी कोई इंतज़ार कर रहा है हमारा। आपका जीवन बस नहीं है, आपके माता-पिता ने कितने लालन-पालन से आपको कितनी संकट के से पाला-पोसा आपको, आपका आपको भविष्य याद करना, आपको जीवन अतीत जो आपका बीत चुका है, उस जीवन को याद करते हुए यह आपको ध्यान देना होगा कि हमारे घर में हमारे माता-पिता बैठे हुए हैं, जो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए हमें वाहनों को हेलमेट लगा कर के चलाना है, वाहन को काफ़ी नियंत्रित होके चलाना है, कम स्पीड में चलाना है, नशा मुक्त होकर चलाना है। नशा तो एक जीवन में नशा करें ही नहीं तो नशा में कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती हैं। पूरा परिवार। जो रमेश कंपाउंडर जी की अपील है, क्योंकि वह अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, हो सकता है कि वह कहीं आपके साथ में हादसा हो, वह ना मिले अमानगंज में। ईश्वर न करे किसी के साथ में ऐसे हादसे हों। रमेश जी का जीवन अपने लिए नहीं, अपनों के लिए था। दिन हो या रात हो, उनका जीवन सेवा के रूप में गया है। अब यहाँ पर हम विदा लेते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। देखते रहिए जन की आवाज़ न्यूज़, कैमरामैन अंकित के साथ।